बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 6 के लिए है। चैप्टर 6 है, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल है एंड एक्सरसाइज जो है वो 6b है। एक्सरसाइज 6b के जो फर्स्ट क्वेश्चंस हैं 2 3 4 5 वो मैं एक वीडियो में करवा चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन 6 जो है वो स्टार्ट करते हैं। ओके जी, क्वेश्चन 6 क्या है? यूज द क्रॉस प्रोडक्ट रूल टू डिटरमाइन विच ऑफ द रेशियोज इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमने ना क्रॉस प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है और बताना है कि कौन सी रेशियो ग्रेटर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक काम करेंगे। ओके जी, फोर रेशियो की जगह हमने लिखाना है यहाँ पे डिवाइड एंड 7, बिकॉज हमें पता है कि रेशियो को हम डिवाइड भी कहते हैं। एंड की जगह हम यहाँ पे कोमा लगाएंगे और कोई इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम क्रॉस प्रोडक्ट रूल कर रहे हैं। 1 और रेशियो की जगह हम लगाएंगे डिवाइड और फिर से 2। ओके जी, अब यहाँ पे हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना होता है? जो हमारे पास नीचे वाली वैल्यू यानी कि डिनोमिनेटर्स को हमने क्रॉस में मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे कि 7 यहाँ डिनोमिनेटर है, 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है और उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? ऊपर वाले न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई। इसी तरह 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है और उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो हम ना क्या करते हैं, पहले वो वैल्यूज़ लिख लेते हैं जो अभी कुछ भी नहीं उनके साथ हमने करना है। कोमा लगाएंगे, 1 लगाएंगे। देखें, 4 भी पहले से था, 1 भी पहले से था, लिख लिया। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। और 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है और साइड पे आके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 4 2 ज़ा 8 एंड 7 1 ज़ा 7, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हमें पता चलेगा कि कौन सा बड़ा है, तो हमें देखने में ही पता चल रहा है कि 8 जो है वो ग्रेटर है 7 से। सो 8 आ कौन सी रेशियो से रहा था? ये 4:7। तो हम लिखेंगे 4:7 ग्रेटर देन 1:2। तो इस तरह कंपैरिजन से हमें पता चल गया क्रॉस प्रोडक्ट रूल से कि जो 4:7 है फर्स्ट रेशियो वो ग्रेटर है। ओके जी, सेकंड इसका पार्ट है वो भी बहुत ज़्यादा इजी है। अब फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे। सॉरी, यहाँ पे 3 आना है। 3 रेशियो की जगह आएगा डिवाइड एंड 5 एंड की जगह कोमा, 7 रेशियो की जगह डिवाइड एंड 10। क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। 3 के साथ होगा 10 मल्टीप्लाई, ठीक है, और कोमा 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा 5। तो जब हम 3 को 10 से करेंगे तो आ जाएगा 30, ठीक है, और 7 को 5 से करेंगे तो 35। तो ग्रेटर कौन सा हुआ? 35। एज वी नो डैट द 35 इज ग्रेटर देन 30। सो अब रेशियो कौन सी हमारी ग्रेटर होगी? सो सेकेंड रेशियो इज आल्सो ग्रेटर देन द फर्स्ट। सेम रूल वही अप्लाई करेंगे। 6 रेशियो डिवाइड बाय 11 comma 7 by 12 and we use cross product multiplication, क्रॉस प्रोडक्ट रूल। 12 गोज ऑन टू न्यूमरेटर यानी कि 6 के साथ 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 7 के साथ जो है वो प्रोडक्ट होगा किसका? 11 का। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 6 को जब हम 12 के साथ करेंगे तो 72 आएगा। आप करके देख लें, वैसे तो 72 ही आता है। आपने अब जो है वो तसल्ली के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन सिंपल जो है वो 72 आ रहा है। सो 7 को जब हम 11 से करेंगे तो 77। सो देखने में ही वो पता चल रहा है कि जो 77 है वो ग्रेटर देन है किससे? 72 से, ग्रेटर देन 77। सो 6:11 is less than the 7:12। अच्छा जी, अब देखिए क्वेश्चन 7 है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 2 3 एंड 6। अब जब भी हम किसी दो रेशियोज को कंपेयर करते हैं तो उसे कहते हैं प्रोपोर्शन। लेकिन जब हम प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो हर एक एलिमेंट को हम उसके फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल का नेम देते हैं। जैसे कलेक्ट करते हैं, हमारे पास दो रेशियोज हैं, A:B एंड C:D। तो जब हमें इन दोनों को कंपेयर करना है तो हमने प्रोपोर्शन का साइन अप्लाई करना ही है। लेकिन प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं? एक एलिमेंट लिया, फर्स्ट प्रोपोर्शनल इसे कहेंगे, सेकंड कहेंगे बी को, सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल एंड फोर्थ। और एक प्रोपोर्शन में फोर्थ प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि 4 ही वैल्यूज होनी चाहिए, फिर ही हमारा वो प्रोपोर्शन कंप्लीट होगा, अदरवाइज नहीं। अब उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि बताएं फोर्थ प्रोपोर्शनल कौन सा होगा। इसका मतलब ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड है। तो हम ना लिखेंगे एज, या लेट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट करते हैं। लेट दी फोर्थ प्रोपोर्शनल
ठीक है, वो हमारे पास अपना कुछ भी लेट कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट में से कुछ भी। तो एक्स हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, सो एक्स ही हम लेट कर रहे हैं। As we know that 2:3 proportion 6:4 proportional। ओके, ये क्योंकि हमने इसका गैप छोड़ा हुआ था, इसकी जगह छोड़ी हुई थी, तो हमने इसकी जगह फोर्थ प्रोपोर्शनल लिख लिया, क्योंकि फाइंड ही हमें यही करना है। अब आगे तो काम जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है। रेशियो की जगह हम लिख देंगे डिवाइड और 3। इस प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल्स टू, तो इक्वल्स टू का साइन अप्लाई करते हैं एंड 6, और इस रेशियो की जगह से फिर से हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइड, और ये आ जाएगा एक्स नीचे। अब आप हरगिज़ ये नहीं कर सकते कि एक्स पहले लिखें और 6 बाद में लिखेंगे, तो आपका गलत हो जाएगा। जो जहाँ पे होगा लेट करेंगे। थर्ड प्रोपोर्शनल की बात की होती तो हम एक्स यहाँ लिखते और 6 को बाद में लिखते, लेकिन फोर्थ है तो फिर इस वजह से हमने उसको लास्ट पे लिखा, जिसकी वजह से ये नीचे आ रहा है। अब क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं, ये एक्स चला जाएगा ऊपर और ये 3x इस तरफ ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब 2 के साथ मल्टीप्लाई होना है एक्स ने, इक्वल्स टू 6 पहले से ही है, और 3 यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की वजह से मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 के साथ। ओके, अब हमें एक्स हाली चाहिए, यानी कि फोर्थ प्रोपोर्शनल चाहिए। सो हमारे पास एक्स्ट्रा क्या है, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इक्वल्स 2 के उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, एंड बाकी हमारे पास बचा 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और ये आ गया 3 3 ज़ा 9। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल जो है वो हमारे पास आंसर आया 9। क्वेश्चन नंबर 8 है, डिटरमाइन मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 9। अब सबसे पहले आप समझ लें कि मीन प्रोपोर्शनल होता क्या है। तो लेट करें कि अगर आपके पास, फिर से वही वाली ले लेते जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ली थी, ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो एंड डी। ठीक है, ये ना हम मुझसे ही लिख रहे हैं, वैसे जो है वो कुछ और वैल्यूज भी हो सकती हैं। ओके, अब मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है कि जब भी हमारे पास प्रोपोर्शनल से फर्स्ट एंड लास्ट, वेरी फर्स्ट एंड वेरी लास्ट जो वैल्यूज होती हैं उन्हें कहते हैं हम मीन प्रोपोर्शनल। ओके, और जो सबसे लास्ट पे और फर्स्ट पे होती है उसे हम कहते हैं एक्सट्रीम। सो आपने एक्सट्रीम तो अभी नहीं पढ़ना, मीन प्रोपोर्शनल ही पढ़ना है, तो हम मीन को ही समझते हैं। अब आपने देखना क्या है कि ये कैसे वर्क करता है, वर्क कैसे करेगा। जब भी हम लोगों ने ये सॉल्व करना होता है तो एक्सट्रीम यानी कि एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल का जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि उनको मल्टीप्लाई करें, बाहर वाली दो वैल्यूज को अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर होना चाहिए, मीन के प्रोडक्ट के बराबर। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दोनों कहाँ से इक्वल आना चाहिए, तभी हमारे पास मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू द एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल। सिंपल सी बात हो जाती है। अच्छा जी, अब हम ना इसको सॉल्व करते हैं, फिर आपको ज़्यादा क्लियर समझ आ जाएगी। हमने सबसे पहले लेट कर लेना है कि मीन प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या है। कुछ कभी कभार ना ये सेम भी हो जाता है, जैसे यहाँ पे बी है तो यहाँ पे भी बी आ सकता है। इस वजह से आपने इस बात में ना कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बताती हूँ। लेट मीन प्रोपोर्शनल जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि फोर्थ प्रोपोर्शनल, लेकिन इसमें हमें अब मीन की ज़रूरत है, तो वो हम लेट कर लेते हैं एक्स। ठीक है, आप वाई जी कर लें, वाई कर लें, एक्स जो है वो ज़्यादा रेगुलर यूज़ होता है तो मैं एक्स ही यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब इसको लिखना कैसे है। अब आपको ये पता है कि मीन आता है इन दोनों के दरमियान में, मतलब ये 4 और 9 है हमारा एक्सट्रीम, तो आपने लिखना है एज गिवन 4 रेशो और 9। अब मैंने क्या किया, आप ज़रा कंफ्यूज मत होइएगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इजी वे है। ये देखिए, एक्सट्रीम मैंने बाहर लिख लिया, जैसे एक्सट्रीम बाहर लिखा हुआ था। अब इसमें मीन लिखना है, तो मीन हमने लेट किया एक्स, तो इसको हमने कभी कभार हम सेम भी कर सकते हैं। ओके, तो जब मीन की वैल्यूज उसने कहा हुआ है तो हम मीन को दोनों को सेम रखेंगे। अच्छा जी, इतनी बात आपको सब कुछ क्लियर हो गई होगी और हो भी जानी चाहिए, बहुत ईजी वे है। ओके जी, ये काम हमने कर लिया। अब यहाँ पे हमने लिखना है जो कंडीशन एग्जैक्टली होती है कि एक्सट्रीम का प्रोडक्ट किसके बराबर है, मीन के प्रोडक्ट के बराबर। तो आप यहाँ पे ना लिख भी लें, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, बहुत इजी है। हम बस सिंपल क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स और एक्स, क्योंकि ये दोनों है मीन, तो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या होगा, 4 एंड 9।
4 एंड 9। तो x और x को हम एज इट इज रहने देते हैं। अब यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ी सी ट्रिक बताती हूँ कि आप दो मेथड भी कर सकते हैं। 9 4 9 36। अच्छा जी, अब आप देख रहे होंगे कि x 2 है, तो हमें ना 36 को भी ऐसा बनाना है जिससे हमारे पास सेम सेम वैल्यूज आए और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, यानी कि परफेक्ट स्केयर आए। तो 36 का जो परफेक्ट स्केयर होता है वो होता है हमारे पास 6 6 36। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, 6 6 कर दिया। अब हमें पता चलेगा कि एक x की वैल्यू है 6, तो दूसरे x की भी वैल्यू 6 है। तो एक x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर। ठीक है। अब कुछ बच्चों को यहाँ पे ना समझ नहीं आ रहा होगा कि हमने क्या किया है। अगर आप, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा इजी वे है कि 4 और 9 को मल्टीप्लाई किया तो 36 आया। फिर हमने इसी को देखते हुए, इसी से एस्टिमेशन करते हुए कोई ऐसी वैल्यू लिखी जो बिल्कुल सेम हो, क्योंकि एक्स एक्स भी बिल्कुल सेम है तो हमने नंबर्स भी सेम सेम रख दिए ताकि हमें एक एक्स की वैल्यू पता चल सके। सो हमने क्या किया, एक एक्स को ले लिया 6 के इक्वल, दूसरे एक्स को भी 6 के इक्वल रखेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। सो हमें ना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर किसी और को कोई मसला है तो मैं उसको सेकंड मेथड भी करवा रही हूँ यहाँ से। ठीक है, परेशानी हो ना। कैसे करेंगे जी, x मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई बाय 9। x और x, आपने ये रूल याद रखना है क्योंकि आप लोग 6 क्लास में हो तो 7 क्लास में ये रूल ज़्यादा यूज़ होता है। 6 क्लास में अगर कुछ बच्चों जो बच्चे फेमिलियर हों इस रूल से तो वो बहुत ज़्यादा इजी वे से इसको काट सकते हैं। अच्छा जी, बेसिस अगर बिल्कुल सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर वो मल्टीप्लाई हो रहे हो। अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, उनकी बेसिस बिल्कुल सेम हो तो उनकी पावर्स हो जाती हैं ऐड। ठीक है, ये तो काम हमने इधर कर दिया। 4 9 36। फिर हमने क्या करना है, 36 का एलसीएम ले लें या स्केयरिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। हम ना स्केयरिंग रूट ले लेते हैं। स्केयरिंग रूट ऐसी वैल्यू होती है जो 2 है तो 1/2। ठीक है, यानी कि 2 का ना ऑपोजिट हो जाता है जब हम स्केयरिंग रूट की बात करते हैं ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमने ना, और स्केयर रूट को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इस तरह, ऐसे जैसे हम डिवाइड को करते हैं। और 36 का भी अराउंड हमने क्या कर दिया, स्केयर रूट अप्लाई कर दिया। अब ये स्केयर रूट का मतलब है कि पावर में 1/2 और x की पावर तो 2 पहले से ही है और इस स्क्वायर रूट की वजह से 1/2 आ गई, ये दोनों कट हो गए तो बाकी हमारे पास बचा x। इसका मतलब है मैं इसको डायरेक्ट भी काट सकती हूँ, यहाँ आ जाता है x। ठीक है, और 6 6 का अगर हम इसका एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आता है, 6 6 36। ठीक है, तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 36 आ रहा है, तो 6 की पावर आ गई 2, ये दोनों भी कट हो जाएंगी। तो इस तरह भी हमारा आंसर 6 ही आता है। अभी ये जो है ये 7th क्लास के लिए ज़्यादा बेटर है। जो 6 क्लास में हैं वो यहाँ तक कर लें तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये तो मैंने सिंपल सा आपको बताया कैसे करना है। 36 फिर सेम सेम रखा और फिर हमारे पास सिंपल एक्स की वैल्यू आ गई 6। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज़्यादा सिंपल एंड ईजी है। इसमें हमने कुछ भी प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल कुछ भी फाइंड नहीं करना। सिंपल हमने फाइंड करना है पी। तो सबसे पहले हम जो भी वैल्यू दी हुई है ना वो लिखते हैं और फिर देखते हैं क्या करना है इसके साथ। 14/p। तो आपको प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट रूल याद होगा, बहुत ज़्यादा सिंपल है, वो करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो अब ना यहाँ पे मेंशन भी कर दें बाय यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ठीक है, अगर नहीं करना चाह रहे तो कोई मसला नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। हमने रूल लिख दिया और अगर आप जब क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका रूल भी अप्लाई हो जाएगा। 7/13 इज इक्वल 14/p। जब आप ऐसे कर रहे थे तो फिर ऑटोमेटिकली पता चल जाता है भाई क्रॉस प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया हुआ है। 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा p और 14 के साथ मल्टीप्लाई होगा 13। ओके, अच्छा जी, अब p हमें चाहिए, p चाहिए ना, तो एक्स्ट्रा हमारे पास क्या है इस तरफ, इक्वल के 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हम ना अपोजिट वैल्यू ले लेते हैं ना। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अच्छा जी, बाई आ गया 7, 7 1 7, 7 2 14। तो p की वैल्यू आ गई 2 मल्टीप्लाई बाय 13
अब हम ना क्या करते हैं 13 और पी 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 13 2 3 से 6 एंड 2 1 जा 2 आ गया हमारे पास 26 तो सिंपल पी की वैल्यू फाइंड होगी